नमस्कार, आदाब। मैं हूं बिलाल सब्जवारी। एबीसी हिंदी चर्चा में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के महाकुंभ में जो दर्दनाक घटना घटी है, उसको लेकर पूरा देश के अंदर दर्द को महसूस किया जा सकता है। बागपत के बड़ौत में भी अभी जो 2 दिन पहले घटना घटी, उसको लेकर लोग पहले से ही दर्द में शामिल थे, दुख में शामिल थे। लेकिन जो कुंभ के प्रयागराज में ये नई घटना घटी है, इसने सबको सोचने पे मजबूर कर दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री विपक्ष के निशाने पर आ गए। लोग उनसे सवाल पूछ रहे हैं। कुंभ एक ऐसा पर्व है जहां श्रद्धालु अपनी श्रद्धा की डुबकी लगाने प्रयागराज जाते हैं। वहीं वहां लाखों करोड़ों लोगों की भीड़ इकट्ठा होती है, जिसको व्यवस्थित करना भी प्रशासन की जिम्मेदारी है। लेकिन पहली बार नहीं हो रहा। ये अक्सर ऐसी घटनाएं कुंभ में घटती है। इसको लेकर आज हम चर्चा करेंगे अपने खास मेहमान गिरधर जी से, और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये चूक कहाँ हुई, ऐसी कौन सी कमी रह गई जिसकी वजह से आज हमें ये दिन देखने को पड़ रहा है और लोगों के आंखों में आंसू। बिलाल जी, आपको, आपके दर्शकों को, सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण जी। ये देखिए, महाकुंभ का पर्व ऐसा है, यहाँ करोड़ों आते हैं। और मौनी अमावस आज जो है, मौनी अमावस के चलते हुए उत्तर प्रदेश की सरकार की अनुमान है कि लगभग 7 से 10 करोड़ लोग आ सकते हैं। 7 से 10 करोड़ लोग एक दिन में, आप समझ सकते हो कि कोई शहर पूरे दुनिया में ऐसा नहीं है कि एक दिन में इतने लोगों को कंट्रोल कर पाए। अब 7 से 8 करोड़ लोग का मतलब क्या है? कोलकाता, चेन्नई, बैंगलोर और हैदराबाद चारों मिलाते हैं तो भी 7 करोड़ नहीं बनते हैं, 7-8 करोड़ नहीं बनते हैं। तो आप समझ सकते हो कितना भीड़ आने वाला है। तो वो इतना भीड़ में आपका एक छोटी सी घटना हुई है। हाँ, कुछ लोगों का जान गई है ऐसा लग रहा है, वो अभी पुष्टि होना बाकी है। और इमीडिएटली प्रशासन ने एक्शन लिया है और पूरे, क्या कहते हैं उसको, एम्बुलेंसेस पूरे तैनात हुआ है उधर। और इमीडिएटली जो क्षतिग्रस्त है उनको इवैक्यूएट किया गया, हॉस्पिटल लेके गया। और 8 करोड़ में से कोई 10-15 लोग मरे, 30-40 लोग घायल हुए। एक छोटी सी घटना। एक वहां ऐसा होता है कि आस्था के चलते हुए भावोद्वेग हो जाते हैं। अभी अभी जाके जब नागा साधु वहां स्नान कर रहे हैं, हम भी जाके उनके साथ नहाना है, ये इच्छा करके वो लोग धक्के देते हैं, तो ये स्टैम्पेड होना होता है। ये जायज है, ये तो हो सकता है। इसीलिए प्रशासन ने इतना इंतजाम किया है। इसके चलते हुए भारी मात्रा में भगदड़ नहीं मचा है और स्टैम्पेड नहीं हुआ है। जो हुआ है लोकलाइज्ड छोटी सी घटना हुई है, और वो भी सुबह हुआ है। अब तक फिर बाकी यात्रा तो ठीक ठाक ढंग से चल रही है। मतलब 5-6-7 करोड़ लोग वहां आ रहे हैं, श्रद्धापूर्वक नहा के जा रहे हैं। एक घटना हुई है, एक छोटी सी घटना के लेके अब पूरे कुंभ की जो व्यवस्था है, कुंभ की जो प्रशासनिक जो व्यवस्था है, उसके खिलाफ हम नहीं बोल सकते। वो नहीं रहते हैं तो आज अब तक कोई हजारों में लोग मर गए होंगे। हमने देखा है, हज जब जाते हैं, हज में जब वहां मतलब इतनी गर्मी में और भीषण गर्मी में लोग की स्टैम्पेड होती है, कितने मरते हैं। पिछले कुछ 5-6 साल पहले जब वहां स्टैम्पेड हुआ था, उसमें लगभग कोई 1000 लोग से ऊपर मर गए थे। और वीडियोस भी देखा हमने, टिप्पर लेके उनको उठा रहे थे वो। मतलब उतना छोटी सी जगह में इतने लोग मर सकते हैं। तो कुंभ जैसा दुनिया में कहीं कोई कहीं कहीं भी आपको इतने भीड़ आपको नहीं दिखता है। वहां छोटी सी घटना हुई है, बाकी सब साफ सुथरा चल रहा है। तो एक्चुअली वी शुड कंग्रेचुलेट अवरसेल्व्स। हमारी प्रशासन, हमारी सरकारें इसको नियंत्रण में रखा है। ये घटना घटेगी, ये सबको पता है। तो दिस कैन नॉट बी अवॉइडेड, क्योंकि ये सरकार जितना भी करती है, इतना भीड़ जब आती है तो भीड़ को काबू पाना बहुत मुश्किल है। तो जी जी। ऐसी घटनाएं बहुत सी जगह होते हैं। हमारे भी देवगढ़ में हुआ था, छोटी सी गली में जाना था उनको। जब शिवरात्रि के पर्व में हो, ऐसे बड़े बड़े जी त्योहार के दिन जब लोग जाते हैं तो ये होता है। दिस इज कॉमन। ये तो हर जगह हुआ है। मक्का में हुआ है, काशी में हुआ है, फिर उज्जैन में हुआ है, फिर यूरोप में भी बहुत से इनके जो पूजा स्थल है, इनके जो वहां वहां भी हुआ है। ये कॉमन है। अब प्रशासन
का लिमिटेड रिसोर्सेज रहते हैं, वो जितना उसका कंट्रोल कर सकते हैं वो सब करेंगे। फिर भी आप उनको इस इश्यूज पे आपको उसको जज करना है कि ये उसके बाद क्या रिस्पॉन्स दिया है। इमीडिएटली जी, जो मरे हुए हैं उनको एवैक्यूएट किया है, बाकी लोगों को मतलब थोड़ा थोड़ा कंट्रोल करके उसको सिचुएशन काबू में लाया कि नहीं लाया, फिर जिनको चोट लगी है उनको इमीडिएटली हॉस्पिटल पहुंचाया गया कि नहीं पहुंचाया गया, जी, ये सब चीज देखते हैं। तो 1 घंटे के अंदर सब ठीक हो गया। और जी, योगी जी यहाँ तक बोल डाला है कि छोटी सी घटना थी, आप डरने की कोई बात नहीं है। टेम्परली हमने जो अमृत स्नान है उसको रोका है, फिर थोड़ा सिचुएशन कंट्रोल में आने के बाद फिर दोबारा करेंगे। मतलब जी, जो लोग जाते हैं, साधु संतों जो जाते हैं उनको रोके हैं, बाकी जो नहाने के लिए जा रहे हैं उनको कोई रोक नहीं है, वो तो नहा रहे जी, हैं अभी भी। सो साधु जी, संत जी, अभी बाद में जाएंगे। इससे होती है ना, ये भीड़ में लाखों की भीड़, साधुओं के साथ हम डुबके लगाना है। जब जी, 1 लाख होगा, 2 लाख होगा तो कंट्रोल कर सकते। 1 करोड़ लोग आके वहां नहाने को सोचेंगे तो ये जी। तो होना ही था। अगर सरकार लेकिन की लेकिन चौकन्नी लेकिन से लेकिन गिरधर जी, मेरा आपसे ये सवाल है, आपने कहा कि इस तरह की घटना होना स्वाभाविक है और ये बहुत सारी जगह हमें देखने को मिली है। तो आपको लगता है कि जब आप पहले ही समझते हैं कि इस तरह की घटनाएँ होती हैं और भीड़ को नियंत्रण में नहीं किया जा सकता, तो हमें लगता है कि हमें सबक सीखने की ज़रूरत नहीं है? क्या प्राइम मिनिस्टर ने नरेंद्र मोदी जी से, योगी जी से बात की है और उन्होंने अमृत स्नान को कैंसल किया? वहीं हम देख रहे हैं कि जनता ये भी सवाल उठा रही है कि पिछले 1 सप्ताह से योगी जी दिल्ली की जनसभाओं में व्यस्त थे और कल ही उन्होंने 3 सभाएँ दिल्ली के अंदर अ, स संबोधित की। तो उनकी प्राथमिकता पर दिल्ली का चुनाव है और इतना बड़ा प्रयागराज जो हिंदुओं की आस्था का एक पर्शन है, उससे उससे उन्होंने नज़र हटा ली, वो उनकी प्राथमिकता पे नहीं है। उन्हें 24 घंटे अपनी प्राथमिकताओं को तय करने की ज़रूरत थी। उन्हें समझने की ज़रूरत थी कि इतना बड़ा महाकुंभ जो हिंदुओं की आस्था का एक एक केंद्र बिंदु है, पूरे विश्व में, पूरे दुनिया में ये चर्चित है, पूरी दुनिया में यहाँ से लोग आते हैं। तो उनकी प्राथमिकताएँ दिल्ली का चुनाव क्यों बनी हुई? और हमें सबक लेने की ज़रूरत नहीं है, देखिए इतना बड़ा बजट होता है इसका। हमारे पास इमरजेंसी देखिए मैकेनिज्म क्या है? देखिए इमरजेंसी मैकेनिज्म है, इसलिए इसको कंट्रोल किया गया। इमरजेंसी मैकेनिज्म नहीं होता तो अब तक हजारों में मर गए होते। इमरजेंसी मैकेनिज्म था, इसीलिए जो छोटी सी घटना एक छोटी सी जगह पे हुआ था, इमीडिएटली तुरंत उसके उसके ऊपर काबू पाया गया और इमीडिएटली बाकी जगह पर वो ना फैले। इमीडिएटली माइक्स में अनाउंसमेंट हुआ कि आप डरिए मत, कुछ नहीं हुआ, आप आराम से शांति से आप चलिए, आप धक्के मत कीजिए और धक्का न डालते हुए साफ साफ जो सरकार की जो ऑर्डर्स हैं उसको पालन करते हुए अब जाइए, किसी को कुछ नहीं होगा। इमीडिएटली कंट्रोल किया गया। अब देखिए, एक 30-40 लोगों को घायल, 40 लोग घायल हुए हैं, शायद 5-6 लोग या 10 लोग मर गए हैं, ये इतना ही है। 8-7-8 करोड़ लोगों में से कितना ये परसेंटेज बनता है देखिए। तो छोटी सी घटना इमीडिएटली उसको कंट्रोल किया, इसलिए सबक है। पिछले जितने भी स्टैम्पिड्स हुए थे उसके चलते हुए सरकार की इतने बड़े जो व्यवस्था थी उसके चलते हुए इनको कंट्रोल किया गया। आगे इसकी जो अफवाहें हैं, जो जो भी कंट्रोवर्सीज होते हैं, जो भी फेक नैरेटिव चलते हैं, फेक वीडियो चलते हैं, इसको रोका गया। इमीडिएटली प्रशासन ने उसके तरफ कदम उठाया, इसके चलते हुए इसको इमीडिएटली रोक दिया और आगे इसको बड़ा घटना की तरफ जाने से रोक दिया गया इसको। तो ये हमें पहला समझनी चाहिए। दूसरी बात, आप योगी जी की बात कर रहे हो। अब देखिए, प्रशासन होती है वहां एक सफाई कर्मचारी से लेकर कलेक्टर्स, सेक्रेटरीज, फिर मंत्रीगण, मतलब पुलिस, म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें बहुत से लोग इन्वॉल्व होते हैं। हर आदमी योगी आदित्यनाथ जी की, चीफ मिनिस्टर की इंस्ट्रक्शंस देने के लिए ही वो वेट कर रहा है, तो ये होगा ही नहीं है। ये प्रशासन चलना है, ये ऑर्गेनाइजेशन चलना है, वो चल रही है, इतने अच्छे ढंग से चल रही है। तो इसीलिए एक व्यक्ति के ऊपर इतने करोड़ लोगों का जो आस्था है और जो एक कुंभ है, ये चल नहीं सकती है। ये हमें पहला समझनी चाहिए। हाँ, लीडरशिप उसका जो है वो उनकी भूमिका होना चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। मगर योगी आदित्यनाथ की प्रशासन का इतना तगड़ा व्यवस्था थी कि आज तक, मतलब जो
कुंभ शुरू होने से आज तक छोटी सी भी घटना नहीं हुई थी। ये भी एक छोटी ही घटना है, बहुत बड़ा घटना नहीं है। इसको इमीडिएटली कंट्रोल भी किया गया। तो ये एक चीज है। दूसरा, आपने पूछा है कि ये दिल्ली में क्यों कैंपेन कर रहे हैं, इसके प्रायोरिटीज क्या है। देखिए, वो एक कार्यकर्ता है, तो कार्यकर्ता के होने के नाते वो अपना निजी डिसीजन वो नहीं ले सकता है। उनके पार्टी जो निर्णय लेगी, उनके अनुशासन के चलते हुए इनको पार्टी जो कहेगी उनको करना पड़ेगा। पार्टी ने इनको निर्देशन दिया था कि ये 3 दिन आप आके वहां आप कैंपेन कीजिए। मगर पार्टी को हमें प्रश्न करना चाहिए, आप ये इतना बड़ा मौनी अमावस की जो स्नान होने जा रहा है, उसी दिन आप इनको क्यों बुलाए। शायद वो सोचे थे कि इससे एक दिन पहले इनको बुलाएंगे। तो आज तो योगी जी कैंपेनिंग में नहीं है, मौनी अमावस्या की स्नान तो आज है, तो इसीलिए तो ये दोनों लिंक करना शायद वो लोग समझ बैठे थे कि एक दिन पहले आके ये कैंपेन करके जा सकते हैं, मौनी अमावस्या के दिन वहां योगी जी वहीं रह सकते हैं। योगी तो वही है, अभी प्रयाग में ही है, तो वो कल तक गए थे, आज नहीं है। आज इसी स्नान के चलते हुए इनकी जो व्यवस्था है उसके बारे में वो निरीक्षण कर रहा है। बट जैसे मैंने कहा, एक व्यक्ति की ऑर्डर्स के चलते हुए ये चल नहीं सकता है। ये पूरा व्यवस्था की बात है, व्यवस्था ठीक ठाक ढंग से चल रही है। छुटपुट लेकिन घटनाएं लेकिन होते हैं जी, जी, जी। लेकिन गिरधर जी, मैं वहां। बहुत सारे मैं बहुत सारी लोगों की देखिए, बाइट सुन रहा था। वहां पर साधु संतों का ये कहना था कि साहब, आम श्रद्धालु की जगह वीआईपी कल्चर को इंपॉर्टेंस दी जा रही है। तो वीआईपी कल्चर का जो बढ़ावा है, इसको लेके विपक्ष भी सवाल उठा रहा है बार बार, और हर तरफ से उत्तर प्रदेश की सरकार पर सवाल उठाए। तो जब ये आस्था का प्रश्न है, ये धार्मिक कार्यक्रम है, तो इसमें हर आम नागरिक को वही प्राथमिकता मिलनी चाहिए जो एक वीआईपी को मिलती है। लेकिन इसको डिवाइड कर दिया गया है, वीआईपी कल्चर अलग है, उसको ज्यादा महत्व दिया जाता है। एक आम श्रद्धालु को एक उसको उसको नजरअंदाज किया जाता है। इस इन चीजों के मतभेदों को या इस चीज के डिफरेंसेस को आप किस तरह से देखते हैं? आपको लगता है कि कुंभ में हर जाने वाला श्रद्धालु वीआईपी है? देखिए, ये हमारी दुर्भाग्य से दुर्भाग्य वजह से हमारी पूरे देश में ये प्रॉब्लम है। कोई भी मजहब का हो, कोई भी राष्ट्र हो, कुछ भी व्यवस्था हो, ये वीआईपी कल्चर हमारी रग रग में, पूरे नस में बस गया। तो ये कहीं भी आप जाइए पूरे देश में ये मिलेगी आपको। चाहे वो आप क्या कहते हैं उसको, तिरुपति तिरुमला बालाजी की मंदिर हो, या आप काशी विश्वनाथ की मंदिर हो, कहीं भी हो, वैष्णव देवी मंदिर हो, वीआईपी कल्चर तो रहेगा। वो ये ब्रिटिश की जो सोच है ना, ब्रिटिश पूरे हम वीआईपी हैं, प्रशासन वीआईपी है, हम जो करें वो सही है, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। वो हमारी ट्रांसफर ऑफ पावर होने के बाद 15 अगस्त 1947 के बाद वो गई नहीं है। मोदी जी आने के बाद लाल बत्ती कल्चर तो बंद करने का कोशिश किया है, मगर मैं मानता हूं कि वो खत्म नहीं हुआ है। क्यों? आपने देखा होगा, रास्ते में जाते हैं, वीआईपी होता है, लाल बत्ती नहीं रहेगा और सायरन बजा के जाता है। मतलब लाल बत्ती क्या है, हॉर्न और सायरन के चलते वो फिर वीआईपी कल्चर बनी रही है। कहीं भी जाइए, कोई भी मंदिर में जाइए, कोई भी गुरुद्वारा, कहीं भी जाइए आप, मतलब गिरजाघर या मस्जिद, कहीं भी आप जाइए, वीआईपी कल्चर है। इस देश में वीआईपी कल्चर है। अब गौतम अदानी आएंगे, फिर क्या कहते हैं उसको, एप्पल फाउंडर का बीवी आती है, तो इनको तो आप लाइन में जाने के लिए तो नहीं कह सकते हो ना, उनकी तो कुछ अलग व्यवस्था होनी चाहिए। प्रधानमंत्री आएंगे, गृह मंत्री आएंगे, यहां तक ऑपोजिशन के भी अखिलेश यादव गए थे। क्या अखिलेश यादव उस लाइन में थोड़ी गया था? वो भी वीआईपी के लाइन पे ही गए थे ना। फिर प्रियंका वाड्रा गई थी, वो कैसे गई? वो वीआईपी के क्यू में से गई थी ना। तो ये इसको हम भारत में नहीं छोड़ सकते हैं। कोई भी कुछ भी कहें, आइडियलिज्म हो सकते हैं, यहाँ भगवान के सामने कोई वीआईपी नहीं है, सब बराबर है, और प्रशासन के लिए सब बराबर है। ये सब बोलना आसान है, मगर हमारे देश में ये कोई योगी आदित्यनाथ की बात नहीं है। कहीं भी देखिए, पिछले 80-100 साल में ये वीआईपी कल्चर हमारे रग रग में बस गया है। तो इसको निकालना नामुमकिन है, मुश्किल ही नहीं है, नामुमकिन है। अब वीआईपी तो आएंगे, मगर किस किस को वीआईपी मानेंगे ये हम डिबेट कर सकते हैं। जैसे कांग्रेस की कालखंड में रॉबर्ट वाड्रा वीआईपी था, उनको कोई एयरपोर्ट में चेकिंग नहीं हो रहा था। वो क्या, सरकार की क्या, उनका क्या हैसियत थी, फिर भी उनको एयरपोर्ट में क्यों नहीं चेक किया?
और जी एसपीजी कमांडोज, एनएसजी कमांडो सिक्योरिटी रॉबर्ट वाड्रा की माता जी को भी दिया है। क्यों, किस जी। नाते? तो वीआईपी को कौन कौन डिफाइन करेंगे, ये चर्चा की बात हो सकती है। अब चीफ मिनिस्टर्स को, फिर जजेस को, लेकिन किस लेकिन किस को लेकिन गिरधर, अपने गिरधर जी, इस इशू को पार्टी लाइन पर नहीं बांटा जा सकता। वास्तविकता जो बिल्कुल। समस्या है हमें उसके मूल बिंदु पर ही चर्चा करनी चाहिए। हम इसको पार्टी बिल्कुल लाइन बिल्कुल। पर बांटकर विषय से नहीं भटक सकते। हमें जनता के दृष्टिकोण से देखना है। जो लोग मारे गए, अब उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उनको कितना मुआवजा मिलेगा? क्या प्रशासन के लोग इसमें कुछ सस्पेंड किए जाएंगे? कोई एक विशेष जांच, एक इंक्वायरी सेटअप की जाएगी, जानने की कोशिश की जाएगी ये घटना क्यों निरंतर देश के अंदर, खासतौर से धार्मिक संस्थानों पे घट रही है। जब जब धार्मिक कोई महोत्सव या उत्सव होते हैं, इस तरह की घटना घटती है। आपने देखा होगा कि बागपत के अंदर जैन जैन समुदाय के एक निर्वाण कार्यक्रम में आपने देखा होगा कि कल ही इतने सारे लोग मारे गए। 65 फीट ऊंची उन्होंने सीढ़ियां बना दी, वो टूट गई। प्रशासन कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं होता, न ही किसी पर कोई इंक्वायरी सेटअप करता, न ही चीज को गहराई से समझने की कोशिश करता। पार्टी लाइन से हटकर हमें जनता के हित में सोचना है। हमें लोगों के दृष्टिकोण से देखना है। हमें ये देखना है कि लोग कितने तकलीफों से गुजरते हैं। लोगों की जान चली जाती है, मरने वाला मर जाता है, उसके उसके घर वाले रोते रहते हैं। अब उनको कौन मुआवजा देगा? उनके आंसू कौन पूछेगा? बिल्कुल, आपने आपने सही कहा है। लोगों का जो पीड़ा है, उसको तो प्रशासन और हमारी जो भी संस्थाएं हैं, इनको सीरियसली लेना पड़ेगा। अब तक वो नहीं लेते हैं। हमारी सरकार जो है, हमारी की सरकार की जो व्यवस्था है, उनकी जो मशीनरी है, दे आर वेरी इनसेंसिटिव। ये भी तो बात है। मैं उस पे आपसे मैं सहमत हूँ। बट अब देखिए, अब जब इंक्वायरी करेंगे, इंक्वायरी में यही कर सकते हैं कि यहाँ प्रशासन की क्या इंटेलिजेंस थी, वो इंटेलिजेंस के आधार पर इसकी व्यवस्था क्या थी, व्यवस्था में कोई कमी थी, या वहां कोई घोटाले हुए हैं, या उसमें कोई जो करना चाहिए था उसमें कोई काम नहीं किया, या काम उनके करने की ढंग में कुछ कमियां आई हैं, ये जांच के विषय हो सकते हैं। आप जो सरकार की जो डिसीजन है उसके चलते हुए, वहां की जो कार्यकर्ता है, वो जो किया है उसमें कोई गलती नहीं है, तो आप किसी को दोष नहीं ठहरा सकते। अब देखिए, एक 20,000 30,000 भीड़ के लिए एक बंदा खड़ा है, तो एक बंदा को ये 20,000 लोगों को कंट्रोल करना है। अब ट्रैफिक में भी देखिए, एक पुलिस बंदा खड़ा होकर वो हाथ दिखाता है तो सब रुक जाते हैं। मान लीजिए कि उसमें से 20-25 गाड़ियां निकल जाते हैं, उनके हाथ को इग्नोर करते हैं, तो अब दोष किसका है? आप वहां हजार पुलिस वालों को तो नहीं रख सकते हो ना। तो प्रशासन की कोई भी लिमिटेशंस होती हैं, उनके भी कार्यकर्ता कर्मचारी जितने भी हैं, उनका भी एक लिमिटेशन होते हैं। जैसा आपने कहा है, हम जरूर इसके बारे में सोचना चाहिए कि उनकी जो सोच में, इनकी जो प्रिपरेशंस में, इनकी जो व्यवस्था में कुछ कमियां हैं, या इसमें कुछ मतलब इसमें इनके एबिलिटी और इसके सोच में कुछ गड़बड़ है, करप्शन क्या हुआ इसमें, इस चीज पे जांच हो सकती है। और इतने बड़े बड़े भीड़ जहां भी इकट्ठा होते हैं, कुछ ना कुछ घटना होती है। अब हाल ही में जी 3-4 दिन पहले कोई ट्रेन से उतर के यहाँ आग लगी करके एक अफवाह फैल गई थी, तो ये लोग वहां से उतरे, फिर भागने चले, तो दूसरा ट्रेन आके उसको मार दिया। अब इसमें जी दोष किसका है बताइए? तो ये जी। चीज होती है। आप लेकिन जब लेकिन आग लेकिन लगी है। गिरधर जी, चप्पे चप्पे पे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से आप फुटेज का एनालाइज कर सकते हैं। एक एक उसकी मैपिंग कर सकते हैं। आपने पुलिस व्यवस्था की बात की। आप देख रहे होंगे कि पूरे देश के अंदर वीआईपी कल्चर के चलते हर मंत्री के पास, हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास, हर विधायक के पास पुलिस वाले लेके घूमते हैं। लेकिन जब ये इतनी ज्यादा भीड़ को नियंत्रण करने की बात आती है, तब आप पुलिस के अभाव की बात करते हैं। तो ये क्या डबल स्टैंडर्ड नहीं है प्रशासन के? बिल्कुल डबल स्टैंडर्ड है, इसीलिए इसमें सुधार लाना जरूरी है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये वीआईपी कल्चर को खत्म करना है। वीआईपी कल्चर को कोई भी कम करने के लिए मूड में ही नहीं है, चाहे वो विपक्ष के लोग हो या सरकार के लोग हो, कोई भी हो, ये वीआईपी कल्चर उनको चाहिए। इसीलिए इस सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने, ये जो सो कॉल्ड एसपीजी प्रोटेक्टीज थे, इंक्लूडिंग गांधी परिवार, एसपीजी उनसे हटाया गया।
सिर्फ और सिर्फ सीआरपीएफ प्रोटेक्शन मिलेगा उसको। तो हमारी कहीं टेररिस्ट अटैक होती है, एसपीजी वहां जाना है, इनके पीछे इनके सिक्योरिटी में क्यों जाना है? ऐसे बहुत से सुधार लेके आए हैं, मगर ये तो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, एक दिन ये सब खत्म हो जाएगा ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। बट अब देखिए विपक्षी नेताओं को भी देखिए, जब अखिलेश यादव जाता है उसके पीछे कितने ग्रे हॉर्न ब्लैक कैट कमांडो रहते हैं, उसके पीछे चंद्रबाबू नायडू के पीछे कितने रहते हैं, फिर सिद्धरामैया के पीछे कितने रहते हैं, स्टालिन के पीछे कितने रहते हैं, और ममता बनर्जी के पीछे कितने रहते हैं, अरविंद केजरीवाल के पीछे कितना सिक्योरिटी रहता है। तो ये प्रॉब्लम है, दिस इज अक्रॉस कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइन। हर कोई भी पार्टी हो, ये कल्चर है, इसको खत्म करनी चाहिए। थ्रेट परसेप्शन क्या है? तो पूरे देश में जितने नेता हैं उसमें शायद 1% का भी उतना थ्रेट परसेप्शन नहीं होगा। बाकी 99% जो भी हमारे नेता है उनका कोई थ्रेट ही नहीं है, मगर वो स्टेटस सिंबल बन गया। 99, जी जी, 99%। जी जी, ठीक कह रहे हैं आप कि 99% नेताओं को एक थ्रेट परसेप्शन नहीं है, सिर्फ सिक्योरिटी अपनी स्टेटस के लिए इस्तेमाल करते हैं। मेरा अंतिम सवाल है गिरधर जी आपसे, आप इस घटना के अंदर कोई साजिश देखते हैं? वैसा मुझे तो नहीं लग रहा है। एक घटना और ऑलरेडी हो चुकी है, उसमें भी कुछ ऐसे ही कुछ रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि खालिस्तानी लोग वहां ब्लास्ट करवाया, इसलिए कुछ टेंट जल गए थे। कोई मरे नहीं थे, मगर कुछ कोई 30-40 टेंट्स तो जल गए थे। तो उसमें भी खालिस्तानी हैंड हो सकता है, ऐसा कुछ अनुमान है। मगर प्रशासन और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज जांच कर रहे हैं। अब तक हमें जो इंफॉर्मेशन मिली है वो सिलेंडर ब्लास्ट है, और इसके बारे में भी हमें पता करना है। अब देखिए, इतनी छोटी सी घटना हुई है, कोई साजिश होगा तो वहां बम फटाया गया या कोई जानबूझ के कोई घटना हुई है उधर, तो हजारों में मरते हैं। तो वहां कोई आग पॉइजनस गैस छोड़ा है या कोई कुछ भी ऐसे कुछ घटना हुआ होगा तो हजारों में लोग मरते हैं। एक छोटी सी लोकलाइज्ड घटना थी, एक सेक्टर में, एक छोटी सी जगह पे। बाकी जगह में जो लाखों लोग जा रहे हैं, कहीं कुछ नहीं हो रहा है। तो ये हो सकता है मोस्ट लाइकली ये वहां के लोग की जो भावना जो उठ पड़ी ना, हम नागा साधुओं के साथ हम जाके नहाना है तभी हमें मुक्ति मिलेगी, ऐसे सोच रख के कुछ लोग वहां धक्काबाजी होगी, इसके चलते हुए ये घटना हुई है, ऐसा मुझे लग रहा है। जी मगर फाइनली जी जी सरकार को जांच करके, जैसे आपने कहा सीसीटीवी है इनके पास, पूरे कमांड कंट्रोल स्ट्रक्चर है, हर स्क्वायर इंच ये पूरे अपने दायरे में देख रहे हैं, कंट्रोल करने की कोशिश ही कर रहे हैं। कहीं भी कुछ भी घटना हो रही है, इमीडिएटली तुरंत प्रशासन वहां पहुंच रही है और उनको कंट्रोल काबू में लेने का कोशिश कर रही है। इसीलिए इनके पास पूरा एविडेंस है। इसके चलते हुए इन्वेस्टिगेशन में क्या निकलेगा हम देखेंगे। इसमें कोई साजिश होगा, हम रूल आउट नहीं कर सकते। करोड़ों में आ रहे हैं, ऑलरेडी कुछ लोग कह रहे हैं कि एक दो टेररिस्ट साधु के रूप में वो आए थे, वहां उनको पकड़े हुए अरेस्ट भी किया है। तो ये हो सकते हैं। आप किसको पकड़ेंगे? आप हिंदू ड्रेस पहन के वहां जाएंगे, वहां कुछ घटना करने के लिए कोशिश करेंगे, तो समाज क्या समझेगी, सरकार क्या समझेगी? आप तो एक श्रद्धालु है, हिंदू है, यही समझेगी ना। आप कोई खालिस्तानी हो या कोई जिहादी टेररिस्ट हो, सरकार को थोड़ी पता होगा जब हम हिंदू ड्रेस में हो। तो इसको जी पकड़ना इम्पॉसिबल है। तो कुछ घटनाएं ऐसा होगी तो इमीडिएटली ऑफ कोर्स प्रशासन की रिस्पांस क्या है और घटना होने के बाद उसका इन्वेस्टिगेशन क्या है, ये सब हम देखना है। बट वी शुड ऑल बी प्राउड कि पूरे दुनिया में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स को भी तोड़ के कहीं भी दुनिया में ऐसी घटना, ऐसी एक व्यवस्था नहीं है, ऐसी बहुत अद्भुत मेला दुनिया में कहीं भी नहीं है। तो भारत और भारतवासी सब इसके लिए गर्व करना चाहिए कि हम ये इतना बड़ा एक मेला कर रहे हैं। हम कोई दुनिया में कोई सोच भी नहीं सकते हैं। जी जितना लोग कुंभ मेला में आ रहे हैं उतना बहुत से देशों का आबादी नहीं है, उनके पॉपुलेशन नहीं है। एक दिन यहाँ जितने लोग आते हैं, तो वी शुड ऑल बी प्राउड ऑफ इट। छोटे छोटे घटनाएं होती हैं। हमारी अपनी आस्था, हमारी अपनी जो परंपरा है, हमारी जो गर्व कारण जितनी भी हमारी यात्राएं मेलाएं हैं, उनको हम समर्थन देना है। इसीलिए इवन वेस्टर्नर्स, फॉरेनर्स, सब लोग आ रहे हैं इधर। तो दैट इज द रीजन वाई इसको हम नीचा नहीं दिखाना है। पॉलिटिक्स तो चलता ही रहेगा, जो ऑपोजिशन में बैठे हैं वो पॉलिटिक्स करेंगे। मान लीजिए कि अखिलेश यादव की सरकार चलती है अभी, तो बीजेपी भी इसको फायदा उठाने की कोशिश करेगा ना। तो जी ऑपोजिशन का काम ही इसको फायदा उठाना है, पॉलिटिकली मैनेज लेने का कोशिश करेंगे। इसलिए उसको छोड़िए। बट आम जनता जो है
ये शांति के साथ यात्रा संपूर्ण करना है और माँ गंगा की परमेश्वर की उसको जो जिस स्थान से वो लोग जा रहे हैं उनका प्राप्ति हो और उनकी मुक्ति मिले, ऐसा हम सबके लिए कामना कर सकते हैं। जी, जी। तो कुल मिलाकर गिरधर जी का कहना है कि ये एक बहुत ही संवेदनशील विषय था जिस पर उत्तर प्रदेश की सरकार ने बहुत कम समय में नियंत्रण पा लिया। ये इतनी बड़ी घटना नहीं है जिस पर राजनीति की जाए और ख़ास तौर से वीआईपी कल्चर पर अंकुश लगाने की ज़रूरत है। इसकी इसके बारे में उनको ये भी कहना है कि साजिश को नकारा नहीं जा सकता, उसके उसके उसको भी गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। लेकिन आम तौर पर यही माना जा रहा है कि ज़्यादा भीड़ के चलते इस तरह की घटनाएँ हर जगह घटती हैं और ये पहली बार नहीं, इससे पहले भी होता आया है। लेकिन इसके अंदर भी सुधार की ज़रूरत है ताकि इन आने वाले समय में इस तरह की घटनाओं से हम बच सकें और श्रद्धालुओं को किसी तरह की भी कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। गिरधर जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। एबीसी दर्शकों से मेरा निवेदन है, एबीसी हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, सभी प्लेटफ़ॉर्म पर शेयर करते रहें और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में प्रदान कराते रहें। धन्यवाद। एबीसी हिंदी न्यूज़ आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।